नमस्कार। उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। शुक्रवार को भारत चीन सीमा पर स्थित सीमांत जिले चमोली के माणा के पास भीषण हिमस्खलन में अभी भी 4 मजदूर फंसे हैं। बचाव अभियान का आज तीसरा दिन है। मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पीआरओ डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि सेना द्वारा जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान बर्फ में दबे 2 और श्रमिकों के शव बरामद किए जा चुके हैं। तो आपको बता दें, लगातार पिछले 3 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 28 फरवरी को ये बड़ा हादसा पेश आया, हिमस्खलन हुआ यानी कि एवलांच हुआ, जब पूरे उत्तर भारत में अलग अलग जगहों पर बर्फबारी हो रही थी, बारिश हो रही थी, ओलावृष्टि हो रही थी। उसी दौरान एक बड़ा एवलांच उत्तराखंड के चमोली के माणा गांव में पेश आया, जिसमें कि कई मजदूर इस बर्फ के नीचे फंस गए। अभी फिलहाल अपडेट करने के लिए हमारे साथ धनराज गर्ग हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। धनराज, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है इस हवाले से, इस पूरे घटना के हवाले से? बिल्कुल सिपन, देखिए जिस तरह का ये घटना उत्तराखंड के चमोली में घटी थी कि माना गांव के पास में जो कहा जाए कि हिमस्खलन हुआ था, जिसमें लगभग 54 मजदूर फंस गए थे। और हालांकि अभी तक देखा जाए जो पूरा रेस्क्यू अभियान चला है, 3 दिन हो गए हैं, रेस्क्यू अभियान लगातार वहां पर जारी है। और अभी तक देखा जाए तो लगभग जो 54 मजदूर फंसे थे उनमें से 52 को निकाल लिया गया है। हालांकि 7 लोगों की उसमें मौत भी हो चुकी है, क्योंकि अभी का जो नया अपडेट आया है अभी ताजा उसमें साफ तौर पर आया है कि जो लोग वहां पर फंसे हुए थे उनको निकालने में जो रेस्क्यू अभियान लगातार चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो 2 लोगों को और निकाला गया है। तो कुल मिलाकर अभी तक देखा जाए तो 52 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी तक 2 मजदूर और अभी वहां पर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का प्रयास लगातार जो सेना के जवान है, आईटीबीपी के जवान है, एनडीआरएफ के जवान है या फिर एसडीआरएफ के जवान है, या कुल मिलाकर कहा जाए कि जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लगातार उनको निकालने की कोशिश जरूर कर रही है। और आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पल पल की खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई ले रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, अधिकारियों से पूरी जानकारी जुटा रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू अभियान वहां पर चल रहा है। और इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं कि रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। और आप देखिएगा कि जो 2 लोग अभी लापता हैं उनको ढूंढने का सिलसिला अभी जारी है। उसके लिए कैमरों का सहारा लिया जा रहा है, उसके साथ ही डॉग स्क्वाड का सहारा लिया जा रहा है और कई तकनीकी चीजों का इसमें सहारा लेकर कहीं ना कहीं उनको ढूंढने का प्रयास लगातार जो सेना के जवान है या फिर कहा जाए जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लगातार करती हुई नजर आ रही हैं। धनराज, अभी फिलहाल जिन लोगों को बाहर सकुशल निकाला गया है, अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है, उनकी क्या कुछ स्थिति है? क्या उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया कि 54 लोग थे, 54 में से 52 को रेस्क्यू कर लिया गया, जिसमें से 7 की मौत हो गई है। यानी कि अभी कहा जा सकता है कि 45 ऐसे लोग हैं कि जो अस्पतालों में भर्ती हैं और जिनमें से 6 लोग ऐसे हैं कि जिनकी गंभीर हालत है और उनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज अभी चल रहा है और जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी अस्पताल के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनको निर्देश दिए हैं, डॉक्टरों को, कि वो इसमें कोई भी हिला हवाली ना करें और उनको इलाज अच्छी तरीके से करें। क्योंकि जो मजदूर हैं, कुछ मजदूर ऐसे भी हैं कि जो कि आर्मी के अस्पताल पर इलाज चल रहा है, वहां पर भी उनका देखरेख की जा रही है। इसी के साथ देखिएगा कि जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार अभी भी रेस्क्यू जारी रख रही है। जी धनराज, जो आईटीबीपी की टीम्स हैं, बीआरओ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स, वो उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। 200 से अधिक लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन हम प्रशासन की जरूर सराहना करना चाहते हैं। सीएम धामी खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमने देखा एरियल व्यू उन्होंने लिया, निरीक्षण किया, खुद वहां पर अधिकारियों से बातचीत करने के लिए पहुंचे। यानी कि सीएम होने के नाते एक बहुत अच्छा कर्तव्य वो निभा रहे हैं। मजदूर फंसे हुए हैं, लगातार अधिकारी मौके पर हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मौके का जायजा लेने में कभी भी पीछे नहीं हटते। सिलकारा टनल में जब इस तरीके का हादसा पेश आया था या फिर कोई भी आपदा जब उत्तराखंड में होती है, तो सीएम धामी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर तमाम चीजों का जायजा लेते नजर आते हैं। बिल्कुल शिपन, आपने सही कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसका तुरंत संज्ञान लेते हैं और खुद मौके पर पहुंचकर कहीं ना कहीं उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज इतनी जानें बच पाई हैं, क्योंकि
55 जाने कहीं ना कहीं जिंदगी मौत के बीच जूझ रही थी। हालांकि 7 लोगों को बचाने में मदद नहीं हो पाई, लेकिन देखिएगा कि बाकी जो लोग थे उनको बचा लिया गया है। तो ये उसी का परिणाम है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद मौके पर पहुंचते हैं और अधिकारियों को निर्देश देते हैं। क्योंकि चाहे हम सिलक्यारा टनल वाला हादसा देख लें, उसमें भी कहीं ना कहीं मजदूरों को निकालने में सफलता हासिल की थी, और इसी तरीके से ये हादसा हुआ है, इसमें भी कहीं ना कहीं 45 से अधिक जो मजदूर हैं उनको निकालने में सफलता हासिल की है। और वहीं देखिएगा कि अभी भी देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार पल पल की खबर अभी भी ले रहे हैं, क्योंकि 2 लोग अभी भी कहीं ना कहीं लापता हैं, उनको ढूंढने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और धनराज, अधिकारियों को उत्तराखंड निर्देश। जी एक पहाड़ी इलाका है, प्राकृतिक आपदाएं आना वहां पर बहुत ही एक आम बात हो चुकी है। अक्सर हम देखते हैं कभी फ्लड आता है, एवलांचेस आते हैं, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं अक्सर वहां पर देखने को मिलती हैं। लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन सीएम धामी के अंडर जो काम कर रहे तमाम लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको कैसे और कड़े कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं, उससे बचाव जरूर किया जा सकता है। तो कैसे और कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि 7 लोगों की मौत हुई है, एक बहुत बड़ा आंकड़ा ये सामने आया, बेहद दुखद खबर भी है ये। बिल्कुल शिपन, देखिए आपने सही कहा है कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनको कम जरूर किया जा सकता है। उसे और कहना कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार प्रयास भी करते हैं, क्योंकि मौसम चाहे कोई भी हो, चाहे मानसून का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आपदा प्रबंधन की टीमों को कहीं ना कहीं निर्देश भी देते रहते हैं कि किस तरीके से जो आपदाएं हैं उनको किस तरीके से कम किया जाए। और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का ये भी कहना है कि जो आपदाएं आती हैं वो प्राकृतिक है, उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनको कम करने के लिए हमें टाइम का जो रिस्पॉन्स है वो कम से कम रखना होगा। यानी कि जब भी ऐसी आपदाएं आए तो उसके लिए कम समय में जो टीमें हैं, रेस्क्यू टीम, वो वहां पर पहुंचनी चाहिए। और उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि आज जो ये हादसा घटा है, इसमें भी कहीं ना कहीं जो टीमें हैं, रेस्क्यू टीमें, वो तुरंत ही वहां पर पहुंची और जो लोगों को बचा सकती थी उनको बचाने की पूरी कोशिश की और उनको बचाया भी है। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार जो टीमें हैं वो काम करती हैं और लगातार उनको निर्देशित मुख्यमंत्री पुष्कर धामी करते रहते हैं। और लगातार देखिएगा कि जो टीमें हैं वो कहीं ना कहीं उस पर खरी भी उतरती हैं। तो कहा जा सकता है कि समय समय पर जागरूकता अभियान भी पहाड़ी क्षेत्रों में चलाया जाता है, क्योंकि एक पहाड़ी क्षेत्र है और एक संवेदनशील इलाका उत्तराखंड माना जाता है। यहाँ पर लगातार इस तरह के मामले घटते रहते हैं, चाहे वो लैंडस्लाइडिंग के मामले हों। एक जल्दी से जवाब दीजिएगा, एक छोटा सा सवाल करूंगी आपसे, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि 55 मजदूर जो हैं वो बर्फ के नीचे दबे हैं, लेकिन एक अपडेट आता है कि केवल 54 ही मजदूर वहां पर थे। एक मजदूर बिना बताए अपने घर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश वापस जा चुका था। अब इसके खिलाफ एक्शन लेना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस हवाले से क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल शिपन, देखिए आपने सही कहा है कि सबसे पहले जो खबर आई थी वो 57 मजदूरों की आई थी, लेकिन उसके बाद पता लगा कि 2 मजदूर छुट्टी पे गए हुए हैं, जो कि रजिस्टर में मेंटेन है। लेकिन एक मजदूर ऐसा था जो कि हिमाचल का रहने वाला था, वो बिना बताए घर चला गया। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक संशय जरूर यहाँ पर बन रहा है और अधिकारियों की लापरवाही कही जाए या फिर कहा जाए कि जो बीआरओ की टीम वहां पर मौजूद थी उसको कैसे नहीं पता लग पाया कि एक मजदूर अपने घर चला गया है। तो ये एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है और इसलिए जांच का विषय है। अब इस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जांच जरूर बिठाएंगे, लेकिन इस पर कार्रवाई की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं उस मजदूर के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मजदूर को भी कहीं ना कहीं बताकर जाना चाहिए था। क्योंकि इस तरीके से यदि मजदूर बिना बताए वहां से गया है तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि कोई बड़ी अनहोनी भी उसके साथ घट सकती थी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी एक जांच कमेटी जरूर बनाएंगे और उसमें जांच के बाद पता लगेगा कि आखिर किस तरह की जांच हुई है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने चमोली माड़ा गांव की हैं, जहां पर कि कई मजदूर हिमस्खलन के चलते बर्फ के नीचे फंस गए थे। 7 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है, लेकिन अभी भी फिलहाल तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार आईटीबीपी के जवान है, बीआरओ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लगातार सभी रेस्क्यू टीम्स जो है वो वहां पर मौके को संभालते हुए जुटी हुई हैं। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर शुक्रवार को भारत चीन सीमा पर स्थित सीमांत जिले चमोली के माना के पास भीषण हिमस्खलन में अभी भी कुछ मजदूर फंसे हुए हैं। बचाव अभियान का आज तीसरा दिन है। मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
पीआरओ डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने इसको लेकर जानकारी दी है। लेकिन इसी बीच आपको ये भी बताएंगे कि हिमस्खलन में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के तीसरे दिन भी मजदूरों को यहाँ पर खोजा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रविवार यानी आज के दिन सीएम धामी ने राज्य आपदा केंद्र पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। आला अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लेने के बाद सीएम धामी ने कहा कि सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत जिला प्रशासन जोर शोर से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही और अब आधुनिक उपकरण जैसे कि विक्टिम लोकेटिंग और थर्मल इमेज कैमरे की मदद से अब बाकी बचे मजदूरों को ढूंढा जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिनों चमोली जिले के माना गांव के निकट हिमस्खलन के कारण 54 मजदूरों की बर्फ में दबने की सूचना आई थी, जिसमें से 50 लोगों को निकाला जा चुका है। तो चलिए इसी बीच आगे बढ़ेंगे। पिछले महीने खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरकाशी का दौरा टल गया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को उत्तराखंड का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 8 बजे देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से प्रधानमंत्री मोदी हर्षिल जाएंगे। हर्षिल में पीएम मोदी की एक जनसभा है। इसके बाद वो मुखबा पहुंचेंगे। मुखबा में शीतकालीन यात्रा का संदेश देकर पीएम मोदी लौट जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखबा और हर्षिल दौरे के दौरान जांदू घाटी में विश्व के दूसरे ऊंचे ट्रैक जनकताल और नीला पानी घाटी में मूल्यांगना पास का शिलान्यास करेंगे और इन दोनों ट्रैक के शुरू होने से 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद इस घाटी में पर्यटन के नए आयाम खुलेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुकूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा निर्धारित होगा। दौरा प्रस्तावित है और मौसम विभाग की जैसी सूचना होगी, जो भी उनके अनुसार पूर्वानुमान होंगे, उसके अनुसार जो है आगे बढ़ेगा। सर कल पचवाधून में 4 जो अवैध एक ही चीज होने दे सब थोड़ा सा। उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। देहरादून के विकासनगर में 4 अवैध मदरसों को लेकर कार्रवाई की गई है। इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोई भी अवैध कार्य बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पहले भी जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं, जो भी मदरसा गैर कानूनी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, तो हमने पहले ही कहा है कि जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उनको हम हटाएंगे और वो हमारा पहले से जो लोगों ने ऐसे अवैध अतिक्रमण किए हैं या निर्माण किए हैं, उनको सूचना दे दी गई है। उनको पहले ही कहा है कि वो स्वयं हटा लें, अन्यथा शासन जो है उसको हटाए। वहीं उपनल के 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों और उपनल कर्मियों के कल्याण के लिए कई घोषणाएं की। वहीं पर स्थापना दिवस समारोह को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द ही उपनल के माध्यम से विदेशों में भी नौकरी मिलेगी। उन्होंने राज्य के सभी पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को भी बधाई दी। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने घोषणा की कि उपनल के वेलफेयर फंड के माध्यम से प्रदेश के सभी 13 जनपदों के एक गांव में सैनिक कल्याण के क्षेत्र में विकास कार्य किए जाएंगे। सैनिक कल्याण मंत्री ने उपनल कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु होने पर दिए जाने वाली तत्कालिक राशि को 1 लाख से बढ़ाकर अब 1.5 लाख रुपए करने तथा मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ की धनराशि दिए जाने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए गठित उपनल के पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रिताओं को भी रोजगार उपलब्ध करवाने के महत्वपूर्ण योगदान इसमें दिए जाएंगे। सबसे पहले तो उसमें 21वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उपनल की स्थापना भूतपूर्व सैनिकों व इनके आश्रितों को नौकरी देने के लिए हुई थी और लगातार हमारा डिपार्टमेंट इस दिशा में काम कर रहा है।
और उपनल कर्मचारियों के लिए कई सुविधाएं भी उपनल ने मुहैया कराई है। उदाहरण के लिए पहले उपनल का कर्मचारी अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी तो मात्र 15,000 रुपये मिलता था। मेरे बनने के बाद हमने उसको 1 लाख करवाया। इसी प्रकार एक्सीडेंटल उस पर हमने पीएनबी से एक टाइप किया। ऐसे केस में 50 लाख रुपया बीमे का उनको मिलता है। और आज हमने जो घोषणा की है कि जो हमारा वेलफेयर फंड है उसका एक बड़ा हिस्सा हम जो है, जो हमारे सैनिक बहाली क्षेत्र हैं, हर जिले में हर गांव को हम लेंगे। उसके माध्यम से उन क्षेत्रों का हम विकास करेंगे। और अभी हमें लगातार हमारे एमडी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। विदेशों में भी मैन पावर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट बहुत शीघ्र हमें मिलने वाला है, और जिसको मिलने के बाद जहां यहाँ के हजारों लोगों को हम रोजगार दे सकेंगे, वही उपनल की आय में भी वृद्धि होगी। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और शीघ्र ही मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमें उपनल के भवन के लिए, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए एक ऑफिस की आवश्यकता होती है, और अभी टेम्परेरी हमारा कार्यालय आर्मी की दया पर चल रहा है। हमें उसका भूमि का आवंटन हो गया है और शीघ्र ही उसकी हमारी अपनी बिल्डिंग होगी, जहां पर सारी सुविधाओं से युक्त ग्रीन बिल्डिंग के तर्ज पर उस ऑफिस को हम बनाएंगे। वहीं आज हम जब आया था, मैं सोच रहा था जो कल जो घटना घटी जिसमें हमारे 55 श्रमिक फंस गए थे, और लगातार हमारी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना सब ने मिलकर 48 लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जीरो ग्राउंड पर वहां पर हैं। इस बात का प्रतीक है कि सरकार ऐसे मामलों में कितनी संवेदनशील है। अगर आपको ध्यान होगा, जब सिलचरा की घटना घटी थी, सब लोग दिवाली मना रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर थे, सबको सुरक्षित निकाला। तो मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि जितने बाकी लोग हैं वो भी सुरक्षित निकले। तो इस अवसर पर हम 1 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष में भी हम दे रहे हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत इस वर्ष 30 अप्रैल से होगी, जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं पर बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं। 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही 4 धाम यात्रा से संबंधित विभाग भी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। परिवहन विभाग के आरटीओ सुनील शर्मा का कहना है कि इस वर्ष की 4 धाम यात्रा में ऑनलाइन व्यवस्था को पूर्ण रूप से दुरुस्त किया गया है। यात्रा की तैयारियों के संबंध में गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक हुई, जो कि निर्देश मिले हैं कि उसके तहत 4 धाम यात्रा शुरू होने से 1 महीने पहले ग्रीन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और 4 धाम यात्रा के तहत बसों के रोटेशन के लिए यूनियन से भी बैठक हो चुकी है। यात्रियों को सस्ती दरों पर बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही बाहर से आने वाले टूर ऑपरेटर्स को भी निर्देशित किया गया है कि जो भी यात्री 4 धाम यात्रा पर आ रहे हैं उन्हें पहले ही सूचित कर दिया जाए कि पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करवा कर आएं। तैयारियां पहले से हो गई हैं और पूरे राज्य के अंदर भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को पहले से ही बता दिया गया है कि जो है सभी सड़कें जहां जहां बंद हो रही हैं या जहां पर भूस्खलन हुआ है उनको तत्काल जो है उनका संपर्क स्थापित करें, उसको ठीक करें।
देखिए, चारधाम यात्रा 2025 के लिए जो हमारे गढ़वाल कमिश्नर महोदय ने भी 5 फरवरी को बैठक ली थी, साथ में सचिव परिवहन द्वारा भी इसके संबंध में बैठक ली गई और जिसके तैयारी के हेतु निर्देशित किया गया। इन्हीं निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा पूरी तरह तैयारी कर ली गई है। जहां तक ऑनलाइन सेवाओं की व्यवस्था है, जैसे कि ग्रीन कार्ड की सेवा या हिल एंडोर्समेंट की सेवा या ट्रिप कार्ड की सेवा, तो NICI की मदद से ऑनलाइन व्यवस्था पूर्णतः दुरुस्त कर ली गई है और हम लोग चारधाम यात्रा शुरू होने से 1 महीने पूर्व से ही ग्रीन कार्ड इशू करने शुरू कर देंगे। इसके अलावा जहां तक बसों की व्यवस्था का सवाल है, तो बसों की जो बस व्यवस्था होनी है आने वाले रोटेशन के लिए, उसके लिए यूनियन से बैठक हो गई है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में बसेज हैं जिसके माध्यम से हम सस्ती दरों पर यात्रियों को बसेस प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा हमने टूर ऑपरेटर्स को भी ये निर्देशित किया है कि जितने भी यात्रियों को वो बाहर से लेकर आने के लिए बुकिंग ले रहे हैं, उनके माध्यम से पहले ही सूचित कर दिया जाए कि जो भी यात्री आए वो पूर्व में ही पंजीकरण कराकर जो हमारी टूरिज्म की साइट है उस पर पंजीकरण के पश्चात आए, ताकि उनका जो ट्रिप कार्ड बनने में आसानी हो। भी मैं आपको इस माध्यम से स्पष्ट कर देता हूं, जो पीली प्लेट की कॉमर्शियल नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ियां हैं, सिर्फ उन्हीं को ही ग्रीन कार्ड बनाना है, वो भी पैसेंजर व्हीकल्स को। जितनी भी पीली प्लेट की, चाहे वो टैक्सी हो, मैक्सी हो, टेम्पो ट्रैवलर हो, बस हो, चाहे वो उत्तराखंड राज्य की हो, उत्तराखंड से बाहर की हो, उनको ग्रीन कार्ड बनाना कंपलसरी। विकासनगर में शनिवार की रात्रि में भी हाई वोल्टेज बिजली आने से लोगों के घरों के इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हुए। पीड़ित लोगों ने बिजली विभाग पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका नुकसान बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हुआ है। आपको बताते चलें कि अभी कुछ दिन पूर्व विकासनगर क्षेत्र के ग्राम एल्टनबाग में भी बिजली हाई वोल्टेज आने से लोगों के घरों का इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गया था। हमारा अंदर टीवी एकदम बहुत तेज लाइट हुई, क्योंकि आजकल बल्बों से पता नहीं लगता, क्योंकि LED बल्ब लगे हुए हैं तो उनसे लाइट का पता नहीं लगता तेज हुई है कम हुई। क्योंकि पहले क्या होता था कि बल्ब लगे होते थे, बल्बों से पता लग जाता तेज और बल्ब फ्यूज हो जाते थे। लेकिन क्या हुआ, कल एकदम बहुत तेज आवाज़ आई, बच्चे इधर टीवी देख रहे थे और उधर वो खाना बना रहे थे और एकदम फट की आवाज़ आई। मेरी मिसेज भी डर गई, मैं भी डर गया, लेकिन एकदम चिमनी एकदम बंद हो गई हमारा। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? चिमनी के बाद हमारा टीवी है, बड़ा टीवी है हमारा सैमसंग का, ये भी फूक गया। ये बच्चे देख रहे थे, भी चलते चलते बंद हो गया। लगभग कितने का नुकसान हो गया होगा? लगभग ये हो गया होगा हमारा कोई 1,10,000 रुपये का नुकसान लगभग हो चुका। क्या मानते किसकी लापरवाही है? ये लापरवाही बिजली विभाग की लापरवाही है। बिजली विभाग वाले नहीं ध्यान दे रहे, क्योंकि बारिश के बाद उन्हें एक बार बारिश पड़ी है, उन्हें मालूम है कि बारिश पड़ी, उन्हें चेक करना चाहिए, देखना चाहिए। क्योंकि ये तो है नहीं कि पूरे इलाके में 100-200 किलोमीटर के एरिया में एक ही आदमी काम कर रहा है। हर एक ब्लॉक बंधे हैं, एक आदमी के गाँव के लिए एक आदमी बिजली विभाग वालों ने छोड़ा हुआ है। उनको भेजना चाहिए, उनको देखना चाहिए। हमारा कल लाइट तेज आई और जैसे आई वैसे हमारा टीवी फूक गया, फूक गए। अच्छा, किसकी लापरवाही मानते हो आप? बिजली वालों की। पहले एयरटेल में पहले भी ये हुआ था हादसा और आप 4-5 दिन बाद वापस हो गया। हाँ, फिर फूक गया, तेज लाइट आने से फूका। आधी लो थी, आधी तेज थी सबकी। विकासनगर में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 11 बाइकें बरामद की हैं। अभियुक्तों की पहचान 27 वर्षीय गंगेश्वर उर्फ रीशु पुत्र सुरेश कुमार निवासी फतेहपुर माजरा जिला सिरमौर, वहीं पर दूसरे की पहचान 28 वर्षीय सुरजीत उर्फ गोपी पुत्र ज्ञानचंद निवासी गांव माजरा जिला सिरमौर के रूप में की गई है। दुपहिया वाहन की चोरी कर रहे हैं, तो फिर इनके साथ यमुना नदी के किनारे कोल्हाल क्षेत्र में इनके द्वारा 11 मोटरसाइकिल बरामद कराई गई, जिनको इनके द्वारा जंगलों में छिपाया गया था। विस्तृत पूछताछ पे ये भी पता चला है कि ये जो मोटरसाइकिल हैं, 3 तो हमारे थाना क्षेत्र से संबंधित हैं और अन्य जो हैं वो हिमाचल प्रदेश की से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश पुलिस भी इनसे पूछताछ के लिए आई हुई है। आज इन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और इनका रिमांड लिया जाएगा। कितने लोग शामिल हैं और कोई गैंग तो सक्रिय नहीं है? हाँ, इसमें जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, एक का नाम गंगेश्वर है और दूसरे का नाम सुरजीत है, जो कि पोंटा साहब तहसील के और जिला सिरमौर के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ पूर्व में भी पुरुवाला थाने में, जो कि सिरमौर जिले का थाना है। NIF ग्लोबल के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि में
इनके प्रतिभाशाली फैशन डिजाइन छात्रों में से एक कशिश सेठी ने प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क फैशन वीक 2025 में एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है। अपने अभिनव डिजाइनों और अद्वितीय रचनात्मक दृष्टि के लिए जाने जाने वाली युवा डिजाइनर ने दुनिया के सबसे बड़े फैशन मंचों में से एक पर संस्थान का प्रतिनिधित्व किया, जिनसे कि उद्योग के पेशेवरों, आलोचकों और फैशन के प्रति उत्साहित लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इसको लेकर हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ने उनसे खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा है। वैसे तो उत्तराखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है, क्योंकि युवाओं के अंदर लगातार प्रतिभा देखने को मिलती है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो या फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में हो। उत्तराखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना अति आवश्यक है। उसको लेकर कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। लेकिन वहीं आज हमारे साथ मौजूद हैं एक छात्रा कशिश सेठी, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो NIF ग्लोबल फैशन डिजाइनिंग है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं न्यूयॉर्क पहुंची हैं और न्यूयॉर्क में भी अपनी छाप छोड़कर आई हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर किस तरह का उन्होंने ये कोर्स किया है और क्या कुछ युवाओं को संदेश देंगे और किस तरीके से उन्होंने पूरा ये जो कहा जाए कि जो श्रेय देंगे वो किसको देना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। मैम, जो आपने ये पूरा डिजाइनिंग का कोर्स किया है, कहाँ से किया है और क्या कुछ पूरा कोर्स में क्या सिखाया? मैंने अपना INF का मतलब डिज़ाइनिंग का कोर्स INF ग्लोबल से देहरादून से किया हुआ है। और आपने यहाँ से कोर्स किया है, इसके बाद आप न्यूयॉर्क तक पहुँची, तो किस तरीके से पहुँची न्यूयॉर्क तक और अपनी एक छाप वहाँ पर छोड़ के आई है, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे दिखाया है? हाँ, मेरे को INF ग्लोबल देहरादून ने अपॉर्चुनिटी दी थी न्यूयॉर्क में अपना गारमेंट शो करने की, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी उन्होंने। और मुझे ये बोला था कि जैसे अपना गारमेंट शो करने के लिए वहाँ पे शोकेस करने के लिए बोला गया था। तो किस तरह की जो वहाँ पर देखा जाए कि जो काफ़ी छात्र वहाँ पर होंगे, छात्र छात्राएँ, तो उनसे बढ़कर आपने क्या प्रदर्शन दिखाया है? मतलब वहाँ पर हर एक चीज़ का कंपटीशन था और हर एक गारमेंट, हर एक तरीके के क्लोथिंग्स थे, हर एक फैब्रिक था, और मतलब चुनौती कितनी बड़ी थी आपके सामने? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो आगे भी क्या ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करेंगे आप? बिल्कुल। जो उत्तराखंड के युवा हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? कि मतलब जैसे मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, जैसे और बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिले ऐसे, और वो भी बाहर जाके अपना गारमेंट शोकेस कर सकें। धन्यवाद। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक फैशन डिजाइनिंग में अपना नाम रोशन करने वाली कशिश थी हमारे साथ, और आपने सुना कि किस तरीके से वो न्यूयॉर्क तक पहुंची और वहां पर भी अपना दमखम दिखाती हुई नजर आई। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर प्रतिभाएं हैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, डिजाइनिंग के क्षेत्र में हो या फैशन शो के क्षेत्र में हो, लगातार वो देखने को मिलती है। और आपने सुना भी किस तरीके से उन्होंने पूरा जो न्यूयॉर्क तक पहुंची और वहां पर जो अपना प्रदर्शन दिखाया, उसमें कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिली है। और उनका कहीं ना कहीं युवाओं से यही संदेश है कि वो भी आगे बढ़े और इस तरीके से कार्य करेंगे तो लाजमी है कि जो लक्ष्य है वो जरूर हासिल कर पाएंगे। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7। तो चलिए, फिलहाल उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।